नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के गद्य खंड का चैप्टर विदाई संभाषण। तो यहाँ पर हम अपने जो चैप्टर है, दो चैप्टर हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। शुरुआत के अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है, अभी ये हमारा चैप्टर 4 है, इसको हम अभी लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है विदाई संभाषण। और ये चैप्टर लिखा गया है बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा। तो देखिए, जो चैप्टर है इसका नाम है विदाई संभाषण और ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या कुछ लिखा है बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम आप देख ही सकते हैं, इसमें है विदाई संभाषण। और पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में यहाँ पर जो जीवन परिचय उनका दिया गया है उसको पढ़ते हैं। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो भी आपका गद्यांश आता है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो उसमें आपको पाठ और उसके लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए। तो बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखा गया ये चैप्टर विदाई संभाषण स्टार्ट करने से पहले हम बाल मुकुंद जी का जीवन परिचय यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही हम अपने इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम चैप्टर का सार यहाँ पर लेंगे, साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो पाठ्य पुस्तिका से हम आपका ये चैप्टर ले रहे हैं। इसमें जो आप बाल मुकुंद जो गुप्त जी हैं उनके जन्म का बताया गया है 1865 में, 1865 में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। प्रमुख संपादन अखबारे चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि। प्रमुख रचनाएं इनकी है शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु इनकी हुई सन 1907 में, मृत्यु 1907 में इनकी हुई। तो इस तरह से यहाँ पर बाल मुकुंद जी द्वारा लिखा गया ये विदाई संभाषण चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा आपका इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बताया गया है। चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। यानी कि जिस टाइम पे हमारे देश में अंग्रेजों का जो शासन था, उनके शासन का जब अंत हो गया तो किस तरह से ये एक तरह से उनकी विदाई यहाँ से की गई, भारत से उनको निकाला गया। तो माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। यानी कि संसार में हर चीज का अंत होता है, हर बात का अंत है। यानी कि जो चीज बनी है उसका अंत होता ही है, चाहे वो मनुष्य की क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हमें कभी भी इस चीज के बारे में सोचकर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहना है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का कमेंट यहाँ पर किया गया है अंग्रेजों पर कि इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासन काल का भी अंत होता है। और इस तरह से अब आपके शासन काल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप चिरस्थायी वायसराय हो भी जाते, भले ही आपकी
जो कल्पना जो आपने की थी अपनी कल्पना के अनुसार, क्योंकि कल्पना में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कल्पना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो अपनी कल्पना के अनुसार भले ही आप चिर स्थायी वायसराय हो भी जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आपका था और न ही इस देश के निवासियों का। ना तो इतनी जल्दी कि आप इस देश से चले जाते, इस देश से आपका एक तरह से निष्कासन हो जाता, तो इतना ऐसा विचार शायद ना तो आपके मन में था, और ना ही इस देश के जो नगरवासी हैं। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। इससे ये हमें जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के नगरवासियों के बीच में, यानी कि इस देश के जो लोग हैं उनके बीच में एक तीसरी शक्ति भी है, और जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी कोई बस नहीं है, आपका भी कोई जोर नहीं है, आपका भी कोई काबू नहीं है। देखिए, अंग्रेज जो है उस टाइम पे हमारे देश पर ये सोचते थे कि तो यहाँ पर जिस एक तरह से एक कोई तीसरी शक्ति भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी कोई काबू नहीं है। यानी कि जब भारत से जो अंग्रेज हैं वो हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे, यानी कि देश को छोड़कर जा रहे थे, तो उस समय पर यहाँ पर जो एक तरह से जिस तरह की हमारे देश का माहौल था, तो उस समय पर बताया कि कोई तीसरी शक्ति, यानी कि इस देश के लोगों की आस्था, इस देश के लोगों का ईश्वर के प्रति जो विश्वास था वो आज जीत चुका था, भारत की जीत हुई थी और अंग्रेज भारत से जा रहे थे। बिछड़न का ये समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। बिछड़न का ये समय बड़ा करुणोत्पादक, यानी कि बहुत करुणा वाला होता है। आप विदाई का जो समय होता है बहुत दुख वाला होता है, करुणा वाला होता है। आपको बिछड़ते देख आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपकी दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार से भी प्रसन्न न थे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आपसे बिछड़ना बहुत, आपको आज बिछड़ते देख हृदय में बहुत करुणा है, बहुत दुख है, और क्योंकि आप भारत में दूसरी बार आए थे और यहाँ पर भारतवासी इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और वो हमेशा यही चाहते थे कि आप फिर ना आवे। वो हमेशा यही चाहते थे कि आप कभी दोबारा यहाँ ना आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखित हुए। आप आए और यहाँ के लोग उससे बहुत दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्दी ही श्रीमान यहाँ से पधारें। वे दिन रात यही प्रार्थना करते थे, दिन रात यही मनाते थे कि जल्दी ही श्रीमान यहाँ से पधारें, यहाँ से निकलें। पर अहो, आज आपके जाने के हर्ष पर जिस जगह विषाद होता है, इसी से जाना कि बिछड़न का समय बड़ा ही करुणोत्पादक होता है कि आज आपके जाने पर हर्ष की जगह थोड़ा सा विषाद होता है। तो इससे पता चलता है कि बिछड़न का समय, भले ही यहाँ के लोग आपको बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, कभी नहीं चाहते थे कि आप यहाँ दोबारा आएं, तो फिर भी जो बिछड़न का समय होता है उससे ये पता चलता है कि कितना ज्यादा ये करुणोत्पादक होता है, करुणा जगाने वाला होता है, इंसान के मन में दुख जगाने वाला होता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बड़ा पवित्र होता है, बड़ा निर्मल होता है और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है, यानी कि जब कोई जाता है। देखिए, कोई भी इंसान अगर, देखिए यही चीज अगर हम किसी की मृत्यु पर लेकर जाएं, तो कोई इंसान अगर देखिए संसार में वो कितना भी बुरा हो,
कितनी भी उसने बुराई कर रखी हो, कितना भी वो बुरा हो, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है, यानी कि जब वो संसार को छोड़कर जाता है, तो थोड़ा सा दुख जरूर होता है। इंसान उस समय पर जरूर सोचता है, क्योंकि जो मनुष्य की योनि है, मनुष्य जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, और इंसान अगर उसको इसी तरह से बर्बाद कर दे, इस तरह से गवा दे, तो दुख होना तो स्वाभाविक है। तो यहाँ पर अंग्रेजों की बात की है कि उस समय पर जब उन्होंने हमारे देश पर बहुत सारे अत्याचार किए, बहुत सारा एक तरह से उनका देश पर अधिकार किसी को भी पसंद नहीं था, लोगों ने कितना ज्यादा बलिदान दिया, कितने सारे समर्पण अपने देश के लिए किए, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि फिर भी जो हमारा मन है वो बहुत ही निर्मल है, बहुत ही कोमल है और बहुत ही बड़ा है। और ये सब क्योंकि इस समय पर आपकी विदाई हो रही है, तो ये वैर भाव छोड़कर शांत रस का आविर्भाव इस समय हो रहा है। माय लॉर्ड माय लॉर्ड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी भी जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ, यानी कि माय लॉर्ड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। यानी कि आपके देश को देखने का इस दिन मतलब हमारे पूरे देश को इस दिन को देखने का सौभाग्य कभी उनको लगा था कि इस दिन को देखने का सौभाग्य शायद कभी हमें प्राप्त नहीं होगा, पर इससे नहीं जानता था कि यहाँ बिछड़ने का समय लोगों के क्या भाव होते हैं। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ते समय उदास होते देखा है। तो देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं आपके बिछड़ने का जो समय है, ये ब्राह्मण को भी शायद इस दिन का पता नहीं था कि आप जो है कब हम हमारे देश से जाएंगे, कब इस देश से आप जाएंगे और हमारे देश को ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा। और यहाँ पर कहते हैं कि बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है वो शायद ये भी नहीं जानते थे, और इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ते समय उदास होते देखा है। आपने देखा होगा कि जो आपके घर के पेट्स होते हैं, पालतू जानवर जो होते हैं, तो या आप किसी डॉगी को या आप किसी जानवर से जब आप बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, उसको आप रोटी देने लगते हैं, उसको आप पानी पिलाने लगते हैं, तो कई बार जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है या हम दूर चले जाते हैं कहीं, तो काफी ज्यादा उदास वो जानवर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जानवर भी दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक बताते हैं, एक बार शिव शंभू की 2 गायें थी। एक बार जो शिव शंभू जी थे उनकी 2 गायें थी, उनमें से एक अधिक बल वाली थी, जो कभी कभी अपनी सींगों की गाय पुरोहित को दे दी गई। तो यानी कि उनमें से एक जो गाय थी वो सींगों वाली जो गाय थी वो पुरोहित को दे दी गई, और देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। यानी कि एक बार जो शिव शंभू जी थे उनके पास 2 गायें थी, एक काफी बलवान थी, ताकतवर थी, मोटी ताजी थी, और उस गाय को उन्होंने पुरोहित को दे दिया, पंडित को दान कर दी। लेकिन दूसरी जो गाय थी वो कैसी थी? दुर्बल थी, बहुत ही ज्यादा दुखी थी, दुर्बल थी, और वो जब गाय जो मोटी ताजी गाय चली गई तो उसके जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, और जिस दिन वो गाय गई दूसरी, वो गाय भूखी खड़ी रही, जो कमजोर गाय थी वो भूखी खड़ी रही, ना तो उसने चारा छुआ ना ही पानी पिया। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहां मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि माय लॉर्ड, जिस देश में बिछड़ते वक्त पशुओं की ये दशा होती है, तो यहाँ पर मनुष्यों की दशा का अंदाजा लगाना जरा कठिन यानी कि बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आगे इस देश में जो भी प्रधान शासक आए, यानी कि इससे पहले इस देश में जो भी प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे
आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, कि आप भी जो जा रहे हैं ये भी परंपरा का एक हिस्सा है, कि जो आया है वो जाएगा, तो आपका जाना भी कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासन का नाटक घोर दुखांत था। तथापि आपके शासन का जो नाटक था वो नाटक का घोर दुखांत था। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जान सकता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना प्रारंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, और उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ हुआ। यानी कि जिसके आदि में सुख था, आदि यानी कि शुरुआत में, और मध्य में घोर सुख था, सीमा के बाहर सुख था, इतना ज्यादा सुख था, और उसका अंत इस तरह से होगा, ये शायद वो खुद भी नहीं जानता था जिसने ये पूरा नाटक रचा था। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि वह दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामयी लीला हो रही है, यह उससे खबर नहीं है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो घमंडी खिलाड़ी होता है वो समझता है कि वो दूसरों को अपनी लीला दिखाएगा, वो दूसरों को अपनी तरह से अपना खेल दिखाएगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि पर्दे के पीछे कुछ और ही लीलामयी लीला चल रही है। यानी कि भगवान ने जो लिखा है, ईश्वर ने जो लिखा है वही होगा, जो चीज लिखी गई है वही होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, गलत करने की कितनी भी कोशिश कर लें, किसी भी तरह के कार्य को करने की, लेकिन होगा वही जो ईश्वर ने लिखा है। आगे कहते हैं, इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए हैं। लेखक कहते हैं कि जिन बंबई में उतरकर, यानी कि जिसको अभी हम मुंबई कहते हैं, मैं उतरकर जो आपने इरादे देखे थे जरा देखिए तो सही उन इरादों में कौन कौन से पूरे हुए हैं। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय ऐसा भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले लाटों को वर्षों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं यहाँ पर ऐसा कर दूंगा कि मेरे आने के बाद, मेरे यहाँ आने के बाद वर्षों तक यहाँ के जो लाट हैं उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। कितने ही वर्षों तक वे सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात तो उल्टी हो गई, क्योंकि आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैलाकर चले हैं उसे मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख सब हराम करनी पड़ेगी। यानी कि आपने जो आए हैं, आपको स्वयं इस बार इतनी बेचैनी उठानी पड़ी है, और आप जब आपके पद पर जो यहाँ पर अब आएगा, कोई भी लाड जो आएगा लाड, तो उसको इतनी बेचैनी, इतना दुख उठाना पड़ेगा कि उसकी कितने वर्षों तक उसकी जो नींद और भूख है वो हराम हो जाएगी। इस बार आपने अपना बिस्तरा गरम राख पर रखा है और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। यानी कि इस बार आपने अपना बिस्तरा जो है वो गरम राख पर रखा है और भारतवासियों को गरम तवे पर जो पानी की बूंदें नाचती हैं उसकी तरह आपने नचाया है। आप स्वयं भी खुश नहीं हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी नहीं होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है, यानी कि लोगों को बहुत ही दुख है इस बात का, लोगों के मन में बहुत ही दुख है इस बात का। ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, लेखक कहते हैं ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलादीन के चिराग रगड़कर और
अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली के दरबार में आपने देखी। कहते हैं कि अलस लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो आपने दिल्ली के दरबार में देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होदा, चवर, छात्र, छत्र आदि सब बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। इस देश में आप ही का एक दर्जा था। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले आपने पटकनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए। आपको साफ नीचे देखना पड़ा, पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। यहाँ पर जो लॉर्ड मैकॉले थे उनके लिए यहाँ पर ये सारी बातें लिखी गई है। तो किस तरह से उन्होंने हमारे देश पर राज्य किया था, किस तरह से हमारे देश के लोगों पर उन्होंने अत्याचार किया था, किस तरह की शानो शौकत उनकी यहाँ पर थी, कैसे वो लोग यहाँ पर रहते थे और उसके बाद किस तरह से उन्हें धूल चाटनी पड़ी। ये सारी बातें किस तरह से उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देकर भारत से विदा होना पड़ा, ये उन्हें यहाँ पर लेखक ने बताया है। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, उसी सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौशल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिलवाला निकाल दिया। दिवाला तो इस देश में हुआ था, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया था कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लेखक ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कि उस समय पर किस तरह से हमारे देश में जो ये अंग्रेज जो अफसर थे उनको किस तरह से उनकी आवभगत की जाती थी, उनका किस तरह से यहाँ पर उनको रखा जाता था। और फिर उसके बाद किस तरह से जब हमारे देश में अनेक तरह के स्वतंत्रता आंदोलन हुए, अनेक तरह की क्रांतियां हुई, तो उसके बाद किस तरह से इनकी कुर्सी हिली, किस तरह से इन्हें इस देश के शासन से त्याग पत्र देना पड़ा। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, इस देश के जो हाकिम थे वो आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला, कितने ही राज्य जिनको आपने मिट्टी के खिलौनों की भांति तोड़ फोड़ दिया, कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आह, इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। तो किस तरह से देखिए यहाँ पर उनको निकाला गया उन्हीं की गद्दी से।
गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। आपका पद तो छूट गया लेकिन आपका पीछा नहीं छूट सका। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, एक अदना यानी कि छोटा सा क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो और नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, आप यही जानते होंगे, आप ही जानते होंगे। आप अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर ही नहीं मिला। यानी कि जो एक तरह से यहाँ पर बताया गया है कि आपको तो नोटिस भी नहीं मिला। एक अदना सा क्लर्क यानी कि जो एक क्लर्क को अगर नौकरी छोड़ने का जो नोटिस दिया जाता है तो उसको भी वो जो 1 महीना होता है, क्योंकि 1 महीने का नोटिस दिया है तो उसको वो 1 महीने में बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसको नोटिस मिला है कि वो 1 महीने में नौकरी छोड़ दे और वो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन आपको तो इस स्थिति में देखने का मौका ही नहीं मिला देशवासियों को, यानी कि आपको तुरंत ही आपके पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो आपको परेशानी में देखना, आपको दुख में देखना, ये हमारे देशवासियों को ये देखने का अवसर नहीं मिल पाया। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। यानी कि जो स्वयं उनका पतन कर रहा हो उसके पीछे खुद स्वयं से उलझन में उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार आप अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। लेखक कह रहे हैं कि माय लॉर्ड, एक बार आप अपने कामों की तरफ ध्यान दीजिए कि आपने किस तरह का शासन हमारे देश पर किया, किस तरह के काम हमारे देश पर किए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले, आप किस काम के लिए आए थे और आपने यहाँ पर क्या कर दिया। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, एक शासक का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, ये बात तो आप भी निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले, यानी कि क्या ऐसे कर्तव्य आपने किए इस देश की प्रजा के साथ, कौन कौन से कर्तव्यों का पालन आपने किया, क्या क्या काम आपने यहाँ पर किए। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनना का नाम ही शासन है। क्या आंख बंद करके हुक्म चलाना, किसी दूसरे की बात ना सुनने का नाम ही शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन है। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने अपनी जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। यानी कि आप यहाँ पर शासन करने आए थे, आप यहाँ पर राज करने आए थे, लेकिन एक बार आप अपने कामों पर ध्यान दीजिए, अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए कि आप क्या करने यहाँ पर आए थे और क्या करा आपने। तो क्या शासक क्या करता है, शासक और प्रजा के प्रति जो कुछ कर्तव्य आपके हैं वो आपने क्या किए, थोड़ा सा कृपा करके बतलाइए कि आखिर शासन है क्या। क्या आंख बंद करके दूसरों पर हुक्म चलाना, दूसरों की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। क्या एक तरह से दूसरों की मर्जी के विरुद्ध उनको दबाकर जिद से काम किए जाना, वो क्या शासन है। और दूसरा, कैसर और जार, कैसर और जार। देखिए कैसर क्या है, कैसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता है। और जार भी, यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है और जो विशेष रूप से तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से इस शब्द का पहली बार बुल्गारियाई शासक
के लिए प्रयोग हुआ था। तो कैसर और जार ये सब जो तानाशाह शासक होते हैं, रोमन शासक जो थे तानाशाह जूलियस सीजर, उनके नाम पर ये शब्द जो है बना है, जो बहुत ज्यादा लोगों पर तानाशाही चलाते हैं। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे। जो कैसर और जार थे यानी कि जो बहुत ज्यादा तानाशाह शासक थे, वो भी घेरने और घोटने यानी कि अगर उन्हें घेर लिया जाए, अगर उन पर प्रेशर डाला जाए तो भी वो प्रजा की बात को सुन लिया करते थे, प्रजा के लिए काम किया करते थे। आप एक तो मौका बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो, यानी कि आप कोई ऐसा मौका बताइए, कोई ऐसा समय बताइए, कोई ऐसी प्रार्थना बताइए, कोई ऐसी बात बताइए जिसको सुनने के लिए आपने प्रजा के जो लोग हैं उनको अपने पास भटकने दिया हो, अपने पास आने भी दिया हो और उनकी बात सुनी हो। अब देखिए अगला नाम यहाँ पर दिया नादिर शाह। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया, नादिर शाह कौन था? 1688 से 1747, 1688 से 1747 यानी कि 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे और अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। तो नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया था, देखिए ये सारे जितने भी यहाँ पर तानाशाह हैं, इन्होंने आकर हमारे देश पर उस समय पर आक्रमण किया था, हमारे देश को एक तरह से गुलाम बनाया था धीरे धीरे। तो नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार कत्लेआम उसी दिन रोक दिया गया, यानी कि ये जो कत्लेआम था वो उसी दिन रोक दिया गया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है। लॉर्ड कर्जन जो आप देख सकते हैं चित्र में यहाँ पर दिया गया है, भारत के वायसराय थे ये 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक। तो उस समय पर यहाँ पर लेखक ने इनके विषय में लिखा था कि आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय जब आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं, यानी कि आपके कहने पर एक आदमी को पद नहीं दिया गया तो आपने इस्तीफा दे दिया, आपने पद का त्याग कर दिया। इस देश को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या नाराज होकर देश छोड़कर नहीं जाती? यानी कि जिस तरह से आप हमारे देश पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे देश पर हुकूमत चला रहे हैं, हमारे देश पर शासन कर रहे हैं, तो क्या आपके अभी देखिए आप इतनी छोटी बात पर नाराज होकर कि आपके व्यक्ति को आपका मनमाना पद नहीं दिया तो आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अगर आपने जो इस देश पर जिस तरह का शासन किया है, जिस तरह की हुकूमत आप चला रहे हैं, तो अगर इस देश के लोगों के पास कहीं जगह होती तो क्या इस देश के लोग नाराज होकर ये देश छोड़कर नहीं जा सकते थे? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है, आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी है।
यानी कि एक जो जिद, आपकी जो जिद है, जिसने इस देश की प्रजा को इतना दुख दिया है, इतनी परेशानी दी है, इतना कष्ट दिया है, तो उसने आपको भी नहीं छोड़ा है। यानी कि उसने आपको भी उतनी ही पीड़ा दी है, उतना ही दुख दिया है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आज आपको आपका वायसराय का जो पद है वो छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर काफी चीजें पढ़ ली अपने इस विदाई संभाषण में। यहाँ पर बाल मुकुंद जी गुप्त जी द्वारा काफी चीजें बताई गई हैं उस समय पर किस तरह से अंग्रेज जो शासक थे उन्होंने कितने अत्याचार हमारे देश पर किए, और उनकी एक तरह से जो क्रूरता थी कितनी बढ़ चुकी थी हमारे देश में, और उस समय पर जब उनकी विदाई हो रही थी, उनको पद से हटाया जा रहा था, तो क्या कुछ हमारे देश की जनता के मन में चल रहा था। तो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।